जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू कराता हूं। उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे देश में, ये भी बताता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि एक ऐसे सशक्त व्यक्ति के बीच हैं, एक ऐसे समाज सेवा कह सकते हैं, एक ऐसे राजनेता के बीच हैं जो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्से में जो है कार्य कर रहे हैं। और इनका मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, बीपी सिंह जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर सर। तो पहला सवाल यही रहेगा सर, आपका प्रारंभिक जीवन जानना चाहेंगे, यहाँ तक का आपका सफ़र और शिक्षा आपका। देखिए, मैंने एमएससी इंडोक्राइनोलॉजी से की है। अरे वाह। तत्कालीन एमपी था, शहडोल अभी भी एमपी में है, जब छत्तीसगढ़ की स्थापना नहीं हुई थी। और दिल्ली से मैंने एमबीए किया है और ई कॉमर्स चेन्नई से किया है। इसके इतना पश्चात सारा। जी, इसके पश्चात व्यापार करने के बाद मैं राजनीति में आया। पहले कॉलेज जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने शुरुआत की थी। ABVP से। हाँ, एबीवीपी से। जी, जी। और उस समय कॉलेज में चुनाव हुआ करते थे जी जब हम सर। कॉलेज में थे। तो एक बार कॉलेज का जो उपाध्यक्ष के लिए मैं चुनाव लड़ा, जीत कर आया। दूसरी बार मैंने जॉइंट सेक्रेटरी पे जीत के आया। और इसके बाद फिर जैसे जीवन के तपेड़े हैं कि हमको नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो काफ़ी वर्ष तक उस पर व्यस्त रह गए। और व्यस्त रहने के बाद फिर पुनः जब सब कुछ शटल हो गया, सारी चीज़ें, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण हो चुका था। और सन फिर 2000 यहाँ में। सन 2000 में, तो सन 2000 में मैं बिलासपुर आ गया शहडोल से, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। क्योंकि मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ का ही हूँ। जी। मरवाही मेरा घर है, जहाँ पे मेरा पूरा परिवार और खेती बाड़ी होती है। वाह। और जब छत्तीसगढ़ बना तो मरवाही भी छत्तीसगढ़ में आ गया। जी सर। तो मरवाही बिलासपुर ज़िले में आता था और हमारे गांव के सबसे नज़दीक बड़ा शहर बिलासपुर था, इसलिए मैं बिलासपुर में आया। और आज भी बिलासपुर में हूँ। और बिलासा माता और रतनपुर की महामाया की कृपा से मेरा और मेरे परिवार का सब कुछ रोजी रोटी ठीक से चल रही है। और मैं यहीं का होके रह गया, यही सारे अपने लोग हैं। परिवार में और कौन कौन है सर? मेरा एक छोटा भाई है जो गांव में जो भी हमारी पुश्तैनी संपत्ति जायदाद है उसकी देखरेख करता है, खेती बाड़ी के काम को देखता है। पिताजी मेरे अभी नहीं रह गए हैं, अच्छा। माता जी हैं। और एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, वो बरही पढ़ता है, एमपी में, वर्तमान में एमपी है। जीजा जी वहाँ पे डॉक्टर हैं और दीदी वहाँ रहती है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। छोटा भाई गांव में रहता है, मरवाही में। आपका भी परिवार है सर? आपका हाँ, मेरा मेरा मैं श्रीमती है जो कि पत्रकारिता लाइन में है बहुत समय से, सृष्टि सिंह। मेरा बेटा है सौर्य प्रताप सिंह, जो कि देहरादून में पढ़ाई करता है और एनडीए की तैयारी कर रहा है, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी में जाने के लिए। आर्मी में भेज रहे हैं सर? जी। वाह, चलो बहुत सुंदर सोच है सर, आर्मी में भेज रहे हैं तो। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे। आप जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष के पद में हैं अभी, तो कार्य कैसा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सा जिम्मेदारी अभी मिली है आपको? देखिए, किसान मोर्चा में सह कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी। उस समय हमारे लिए बहुत काम था, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में, हाँ, विपक्ष में रहने से, क्योंकि विपक्ष ही जनता की आवाज़ बनती है। सही बात। तो उस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय थी। जैसे अगर मैं आपको 2-3 उदाहरण बताना चाहूँगा कि उन्होंने धान की कीमत बढ़ाने का वादा किया, लेकिन उसको 4 किस्त में पैसा देते थे। अच्छा, बढ़ा तो दिए थे। और आखिरी के किस्त में भी 100-150 रुपये माइनस कर लेते थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं किसान ठगे गए थे। केंद्र की जो अच्छी योजनाएं थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना थी, किसान सम्मान निधि थी, आयुष्मान कार्ड थी, वो सभी छत्तीसगढ़ में बैन थे, क्योंकि वो मोदी जी की योजना थी। तो आवास को तो कम से कम चालू करना था, क्योंकि ये सब गरीब के हित का विषय है। लेकिन चूंकि तत्कालीन भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये सबको रोक के रखा था। तो जैसे सिंचित रकबा, अगर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हम देखते थे तो लगभग 19% सिंचित रकबा था, ये इन्होंने घटा के 14% पे लेके आ गए। ऐसे ऐसे ही बहुत सारे काम थे जिसके लिए हम लोग जनता की आवाज़ बनकर लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 65% पंजीकृत किसान हैं।
इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल। और जब किसान समृद्ध होता है छत्तीसगढ़ में तो पूरा प्रदेश समृद्ध होता है। सही बात। तो किसान मोर्चा में रहने पे ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस के कार्यकाल में हम किसान की आवाज़ बनकर जनता के बीच में जाएं आंदोलन और उसके बहुत हाँ किए। बिल्कुल आंदोलन ही बहुत किए, चक्का जाम वगैरह किए। अरे बहुत सारे कि अभी भी एफआईआर है, केस में जा रहे हैं, पीसी में जा रहे अभी हैं। भी है, हाँ मुक्त नहीं हुए हैं। नहीं, अब सरकार कुछ कुछ करेगी। ये राजनीतिक द्वेष से जो एफआईआर हुए थे वो अब कटेंगे, ऊपर बातचीत चल रही है सारी। और बाकी आंदोलन धरना प्रदर्शन तो बहुत सारा किया अपन ने, नगर निगम में भी किया, क्षेत्र में भी किया। और जांजगीर जिले का मैं प्रभारी भी था किसान मोर्चा में, तो जांजगीर भी लगातार आना जाना रहता था। वहाँ पे किसानों की पार्टी ने मुझे काम दिया था किसानों के हित में काम करने का, संगठन को मोबिलाइज करने का। तो मैं जांजगीर का प्रभारी था, प्रभारी के रूप में काम किया। अभी भी प्रभार है, जब तक नया गठन नहीं हो जाता। अभी नहीं हुआ है बोलो। अभी नया गठन नहीं हुआ है, तब तक मैं वहाँ का प्रभारी भी हूँ। चलो बहुत सुंदर सर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, किसान भाइयों के हित के लिए वर्तमान समय में कौन कौन से आप कदम उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम चुनाव में जा रहे थे 2023 में, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने किसान मोर्चा से कुछ सलाह मांगे कि भाई हम किसानों के लिए ऐसी क्या घोषणा पत्र में लेके आएँ जो किसानों के हित में हो और किसान हमको सरकार के रूप में चुनकर लेके आए। तो उस समय हम लोगों ने 2 प्रपोजल दिया था कि धान की कीमत कम से कम 3,000 रुपये होना चाहिए और एकमुश्त पैसा जाना चाहिए। ये 2 विषय हम लोगों ने रखे थे। घोषणा पत्र में दोनों विषय शामिल हुए। धान की कीमत 3100 रुपये रखा और एक मुश्त में देने का विचार किया। साथ में हम लोगों ने एक बात और रखी थी कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो 2 साल का बोनस छूट गया था, उसको भी हम घोषणा पत्र में लाए कि हमारी सरकार बनते ही हम 5 साल पुराना पैसा भी किसानों को देंगे। और सरकार बनी, आज किसान 3100 रुपये में अपना धान बेच रहा है, एक मुश्त में पैसा आ रहा। रमन सिंह जी के कार्यकाल का जो 2 साल का बोनस सरकार चले जाने के कारण पेंडिंग था, वर्तमान सरकार ने उस पैसे को भी किसान के खाते में एक मुश्त दे दिया। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मतलब आपने जो घोषणा की किए पूरा? हाँ, पूरा किए, बिल्कुल। आज किसान को मिल रहा है, किसान खुशहाल है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना थी जिसमें किसान सम्मान निधि, हर किसान को 6,000 रुपये सालाना देने का प्रावधान था जी। तो भूपेश बघेल के सरकार के कार्यकाल में ये थोड़ा बहुत ही मिसमैच होता था, यहाँ से लिस्ट नहीं जाती थी। अच्छा। किसान का नाम नहीं आ पाता था। अब हर साल किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को वो पैसा एक मिल रहा है, जो एक केंद्र सरकार का सम्मान है। चलो अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर किसान भाइयों के लिए। अभी भी क्या लगता है किसान भाइयों या उनके कृषि संबंधित सबसे बड़ा समस्या उनका क्या है अभी वर्तमान समय? देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो सिंचित रकबा कम है। तो हमारी सरकार सिंचित रकबा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि किसानों की आय को दुगना करना है, तो दुगना करने के विषय में ये सारे कार्य हो रहे हैं। और बिजली में भी काफ़ी छूट दी जा रही है किसानों को, नई नई योजनाएं आ रही हैं। सोलर पंप केंद्र सरकार की योजना है जो 16,000 से 12,000 में लगा के दे रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे योजनाएं हैं जो चल रही हैं। विस्तार से बोलेंगे तो बहुत लंबा है, उसी में पूरा टॉपिक निकल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा ये है कि जो वादा किया घोषणा पत्र में हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने 100% किसानों के लिए पूरा किया। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडी व्यवस्था, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एमएसपी के लिए तो मोदी जी ने 3 कानून लाए थे। अच्छा। पूरे देश में लागू होना था, लेकिन तथाकथित कुछ वामपंथी और कांग्रेस के समर्थन में वो किसान आंदोलन नहीं था, वो बेसिकली एक पार्टी का आंदोलन था जिसमें दिल्ली को बहुत समय तक रोक के रखा। चुनावी टाइम था। तो एमएसपी आज की डेट में आप देखेंगे तो दलहन तिलहन से लेके सिंचित असिंचित क्षेत्र में जितनी भी खेती हो रही है, लगभग केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी निर्धारित कर दी गई है। और जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर केंद्र सरकार के बाद भी अपने से कुछ बोनस जोड़कर एमएसपी के रेट को बढ़ाकर किसानों को दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है उसके बारे में बातचीत नहीं कर सकता हूँ। अभी आपने देखा कुछ महीने पहले गन्ने का भी एमएसपी रेट बढ़ाया है, लगभग 1.5 गुना किया गया है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार किसानों के आय को डबल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और एमएसपी, जिसको ये लोग काला कानून कह रहे थे, आज एमएसपी होता तो बिचौलिए खत्म हो जाते।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में उन्हीं के नेता बिचौलिए बन के बैठे हुए थे, तो नेताओं का नुकसान होता, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया। लेकिन अगर बिचौलिए खत्म होंगे तो फायदा तो किसान को ही होगा ना। और किसान आंदोलन कोई देश का आंदोलन नहीं था, वो एक राकेश टिकैत करके जो किसानों के नेता बनते हैं, अगर आप देखेंगे तो हरियाणा पंजाब के क्षेत्र के किसान थे, क्या पूरे देश के किसान थे क्या वहाँ? बिल्कुल नहीं थे वहाँ पे किसान। आप दो प्रदेश के किसान ही वहाँ बैठे हुए थे, बाकी पूरे देश के नेता बनना ऐसा नहीं है कि अगर वो चाह रहे हैं कि पूरे देश के किसानों की मंशा ऐसी थी तो नहीं थी। किसान चाहते थे कि जो 3 कानून है वो आए, और आने वाले टाइम में जरूर आएंगे, मोदी जी कुछ ना कुछ उस पर करेंगे बदलाव करके। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर मेरे मन में, इतने काफ़ी आप पढ़े हैं जी। और कुछ व्यक्तिगत सवाल और करेंगे आपसे। इतना पढ़े थे, फिर राजनीति में क्यों आना पड़ा? छात्र संगठन में थे आप, फिर भाजपा ही क्यों चुने आप? राजनीति में कैसे आना होगा? देखिए, मैं जब छात्र संगठन में था तो उस समय शहडोल सोहागपुर विधानसभा हुआ करता था, तो मेरे मौसा जी श्री लल्लू सिंह जी वहाँ के विधायक थे बीजेपी से। अच्छा, शुरू से भाजपा है? जी। और उन्होंने प्रदेश में संगठन मंत्री वगैरह बहुत सारे दायित्वों में काम किया। जब इमरजेंसी थी तब वो जेल भी गए। और आज अगर आप शहडोल जाएंगे तो जैसे आप एंट्री करेंगे तो चौक में उनकी स्टेचू बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भाजपा के प्रति लगाव हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल हमने देखा छात्र जीवन के बाद, उनके बारे में सुना, सब किया। लेकिन उस समय क्या था कि रोजी रोटी का जो एक विषय था तो ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित उस तरफ करियर बनाने में हो गया था। अब जब करियर बन गया, सब कुछ ठीक हो गया, भगवान की कृपा से सारी रोजी रोटी की व्यवस्था हो गई, तो पुनः अपन ने दूसरी पारी यहाँ से शुरुआत किया। तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी जो यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री थे मस्तूरी के, वो मुझे राजनीति में लेकर आए, सक्रिय राजनीति में। उसके पहले मैं हिंदुत्व के लिए काम करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत समाज सेवा से हुई। जी। और करणी सेना जो सुखदेव सिंह गोगामणि जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदेश सचिव के रूप में छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया। 3 साल तक पूरे प्रदेश में घूमकर क्षत्रिय समाज को संगठित करने का कार्य किया। देखिए, क्षत्रिय समाज में एकता की कमी थी कहीं ना कहीं, तो हम और हमारी पूरी टीम छत्तीसगढ़ की छोटे छोटे जगहों में जाकर क्षत्रिय समाज को एक करने का काम किया। क्षत्रिय महाकुंभ का एक हमने रायपुर में आयोजन भी रखा था, और 2-3 विषयों पे हम लोगों ने काम किया। संगठित किया और 2-3 विषयों पे काम कर रहे थे। एक विषय ये था कि हमारे यहाँ जो मृत्यु भोज होता है, हमने ये प्रयास किया कि भाई कई गरीब ऐसे होते हैं जिनको मृत्यु भोज में कुछ अपना ज़मीन बेच के कर्ज लेके भी करना पड़ता था, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई इसको सामान्य तरीके से करें ताकि जाने वाला तो चला गया, उसके परिवार में बहुत बड़ा आर्थिक बोझ ना पड़े। और दूसरा, हमारे क्षत्रिय समाज में विधवा विवाह का बहुत कमी था, तो करणी सेना के बैनर में हम लोगों ने प्रयास किया कि अगर कोई हमारी बहन कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसके विवाह के लिए भी परिवार सोचे। बहुत सुंदर। और इसके तहत जैसे 2 शहीद हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे क्षत्रिय समाज के, उनकी जो विधवा थी उनका रतनपुर में विवाह कराने का काम भी हमारी करणी सेना के लोगों ने किया, और इस विषय पे हम लोगों ने सामाजिक रूप से काम भी किया। अच्छा, करणी सेना का विषय ये नहीं है कि वो केवल क्षत्रिय समाज के लिए काम करेगी। हमारा तो सिंपल सी बात है कि धर्मो रक्षति, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो हमारे लिए 36 कौम एक है, उसी विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं। चलो, बहुत सुंदर लगा सर आपके विचार। सबसे खास बात यह है सर, मेरे मन में एक और सवाल है। आपका वेशभूषा सर, जब से देखा हूँ उस दिन ही पूछा था, काफ़ी साधु सन्यासी वाला लुक है, तो ये कब से है? मतलब टीका भी लगाए हैं बराबर? नहीं, शुरू से इसी रहते हैं? हाँ, मैं जब से राजनीति में आया मेरा यही लुक्स है। कितने साल से? 2017 से लगभग मैं ऐसा ही हूँ, सेम भगवा कलर ही पहनता हूँ। मेरा मतलब एक बेसिकली देखा जाए तो 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पहली बार एहसास हुआ कि हम हिंदू हैं। अरे वाह! नहीं तो उसके पहले वामपंथी और कांग्रेस ने देश में एक ऐसा माहौल रखा था कि अगर कोई हिंदू भाई टीका लगाता था तो उसको बैकवर्ड मानते थे। आप भी देखे होंगे, अगर कोई सिखा रख लिया तो उसको पोंगा पंडित, पता नहीं किस किस भाषा से बोला जाता था। इस चीज़ों को हमने ही फेस किया, और आपने भी, शायद आपकी उम्र कम हो तो ना किया हो, लेकिन हमारे समय में ऐसा ही माहौल था। 2014 में जब मोदी जी आए तो एहसास हुआ कि नहीं, हम भी हिंदू हैं, हमारी संस्कृति है, हम सनातन धर्मी, और हमें उस पर गर्व होना चाहिए।
और ये मेरी वेशभूषा देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पहले भी मैं हिंदुत्व के लिए काम करता था, लोगों को उस भावना में जगाने के लिए, उनके साथ कोई अत्याचार हो उसको रोकने के लिए। यही काम करते करते संघ ने मुझे धर्म जागरण में बिलासपुर जिले के संयोजक का दायित्व दिया, और इस काम को तेजी लाने के लिए मैं 2020 से 2023 तक मैं उस दायित्व में काम किया। बाद में 23 चुनाव के पहले चूंकि राजनीतिक व्यस्तता मेरी थी, तो मैंने निवेदन किया कि मुझे दायित्व मुक्त कर दिया जाए, ताकि मैं आने वाले 23 के चुनाव में पार्टी के दायित्व का निर्वहन कर सकूं। और उस समय धर्मांतरण रोकना, घर वापसी और लब जिहाद, इन विषयों पे हमने काम किया बिलासपुर जिले में, और आज भी कर रहे हैं। कार्य उल्लेखनीय जो हो और जो काफ़ी उसमें जो संघर्ष भी रहा आपका या कठिनाई हो, ऐसा कोई कार्य जो धर्मांतरण को लेके? देखिए, बहुत सारे काम हैं, मैं आपको एक दो छोटा उदाहरण बता देता हूँ। लब जिहाद का मामला, हमारे सिरगिट्टी में एक टायर सेंटर की दुकान है, नाम नहीं बता रहा हूँ, वो बड़ौदा में एक 18 साल की लड़की को भगा के बिलासपुर लेके आए। वहाँ से उनके माता पिता, लोकेशन पुलिस में रिपोर्ट हुई, यहाँ पे पहुँचे वो, तो उनके पास कोई संपर्क नहीं था, लेकिन करणी सेना में प्रदेश सचिव में मेरा नंबर नेट से वो निकाल के आए थे, और यहाँ आके उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है करके, हेल्प मांगे। तो उस समय जो सिरगिट्टी के ये अपना तिफरा थाने में जो थाना प्रभारी थे, मैंने संपर्क किया, उन्होंने बहुत मदद की। रात को 4 बजे उस लड़की को अपन ने बरामद किया, और कानूनी कार्रवाई के बाद फिर वो लड़की को बड़ौदा लेके गए, और वो झूठ बोल के उसने कि मैं हिंदू लड़का हूँ, अपने हिंदू नाम से उसको भगा के लेके आए। दूसरा एक बड़ा उदाहरण बताता हूँ, बिलासपुर के ही देवरी खुर्द में एक अवैध मस्जिद का संचालन होता था, जहाँ पर वो होगा कम से कम 15-20 वर्षों से। तो वो क्या करते थे कि यूपी से मुस्लिम लड़कों को यहाँ बुलाते थे, और जो भी हिंदू लड़कियाँ थी उनको फंसाने का काम करते थे, भगा के लेके जाते थे। उसमें से एक मामला मेरे संज्ञान में आया कि वो एक 17 साल की लड़की को भगा के यहाँ से यूपी लेके गए। उनके माता पिता मेरे पास आए, फिर मैंने उन सभी को बुलाया, और जो भी प्रक्रिया थी अपन ने की, पुलिस की मदद ली, लड़की को वो यहाँ से छोड़ के गए। अब चूंकि भाजपा की सरकार थी, तो अटल आवास जो कि गवर्नमेंट का एक क्वार्टर रहता है जो गरीबों को रहने के लिए जाता है, उसमें उन्होंने मस्जिद पूरा खड़ा कर लिया था। और आपको शायद आप ध्यान देंगे कि जैसी सरकार बनी थी, इस मुद्दे को मैंने और हमारे हिंदू भाइयों ने, बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर संज्ञान लेकर उठाया। मामला दिल्ली तक गया, जी न्यूज़ जैसे चैनल ने भी उसको कवर किया। ये अभी 2024 जनवरी, अच्छा, हाल ही का करंट का है। और फिर इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। मैंने उस समय के हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी से मुलाकात की, उनको मैंने पूरे दस्तावेज दिखाए कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा करके। तो फिर सभी की मदद से उस मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ने का काम किया गया, और वो उस लड़की को बरामद किया गया। और बहुत जब उसकी तलाशी ली गई, पुलिस ने तलाशी लिया, तो कम से कम 100 से भी ज़्यादा महिलाओं की फ़ोटो वहाँ बरामद हुई, लड़कियों की फ़ोटो। किसी में क्रॉस लगा हुआ था, किसी में गोला लगा हुआ था, और ये सारे फ़ोटो दैनिक भास्कर पत्रिका जैसे बड़े अखबारों ने उसको प्रमुखता से प्रकाशित भी किया। बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, बहुत ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। कई सारे अवैध चर्च हैं जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को लालच दे के और उनको धर्मांतरण करने का काम किया जा रहा था। तो जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो धड़ल्ले से काम चल रहा था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्च को बंद कराने का काम किया। हमारे क्षेत्र में 3 अवैध चर्च चलते, तीनों को अपन ने बंद कराया प्रशासन की मदद से। और वर्तमान में भी हम प्रयास करते हैं कि अगर किसी धर्म से हमें समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमारे धर्म पे आघात होगा तो हमारे तरफ से प्रतिघात होगा। चलो वहाँ दर सर, अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे हम सर, आप जैसे आप बताए हिंदू धर्म से आप जैसे जुड़े हुए हैं, समाज सेवा भी आप करते हैं, इसके बाद भी आपका रुचि किस में, हॉबी जानना चाहेंगे आपकी? हॉबी, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, बहुत मेरा शौक है लेकिन वो शौक समय के साथ अभी भी खींचता हूँ। जब मैं घूमने जाता हूँ बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींचता हूँ। लोग कैसे एडवेंचर का कि लोगों का? मेरे को केवल नेचुरल फोटोग्राफ्स खींचने का शौक है, नदी नाले पहाड़ जानवर, और वही मेरा हॉबी है। और बाकी तो पोस्ट ऐसा उसको नहीं डालता, बाकी राजनीतिक रूप से डालता हूँ, वो मेरे पास संकलित रहते हैं। और कई लोग देखते हैं तो सोचते भी कि इतनी अच्छी फ़ोटो कैसे खींची। इंटरव्यू बाद आपको भी एक आध दो फोटो दिखाऊंगा। जी। और राजनीति में आना जो है बेसिकली ये समाज सेवा का विषय है कि मैंने
बिना राजनीति में आए भी मैं कार्य करता था लोगों के लिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जब तक राजनीतिक ताकत नहीं मिलेगी तब तक मैं लोगों का उस स्तर तक भला नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर सकता हूं। तो इस वजह से राजनीति में आया। और दूसरा, हम जो काम, मेरा प्रमुख इंटरेस्ट का विषय है वो है सनातन धर्म के लिए काम करना। और आपसे मैं बता दूं कि सनातन धर्म में काम करने के लिए भी हमको राजनीतिक ताकत की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना हम उस काम को करने जाते हैं तो बहुत सारी हमको डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो जब हम राजनीति में रहते हैं तो सही काम के लिए प्रशासन और शासन भी हमारा सहयोग करता है। और भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार में हर हिंदू अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता है और सेफ महसूस करता है कि जब तक मोदी जी हैं, पाकिस्तान, चीन, आसपास का कोई भी मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश आंख उठाकर नहीं देख सकता। उनको मालूम है कि भारत अब घर में घुस के मारता है। वाह भाई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सर। बहुत सुंदर सर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, यहाँ तक पहुँचने में आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत, गुरु या योगदान किनका रहा, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, राजनीतिक रूप से तो मुझे जो बीजेपी में लेके आए डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, अच्छा, है ना, क्योंकि मैं जिस जगह पर रहता हूँ, विधायक थे जो जी, विधायक थे और मंत्री भी रह चुके हैं। चूँकि मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो मस्तूरी विधानसभा है, तो हर विधानसभा का एक नेता होता है, तो वो हमारे नेता थे और हैं भी। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख के प्रभावित हुआ, और उनके बाद अगर कोई प्रभावित किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके बाद जब वो 2014 में राजनीति में आए तो मैं मजबूर हो गया कि 2-3 सालों के बाद सक्रियता से काम करने की। और आज अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी को देख के लगता है कि अगर वो 18 घंटे काम कर सकते हैं तो हम 10-12 घंटे समाज हित में, देश हित में, धर्म हित में तो दे सकते हैं। कई लोग तो 2 घंटे भी नहीं करते, वो करें जी, कम से कम। जी जी। चलो अच्छा, इससे एक और सवाल रहेगा सर आपसे। आज आपको पूरा युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं सर, तो उनको अगर राजनीति मानना है या समाज सेवा करना है तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटी सी बात हम लोग कहते हैं कि इतिहास बदल जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश का भविष्य तो युवा है। और हम जिस जगह पर भी रहें, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। हम भाजपा में हैं, भाजपा में युवा मोर्चा विंग्स है। तो जब युवा आते हैं तो उनको सामाजिक, राजनीतिक सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, अपनी धर्म संस्कृति के बारे में बातचीत होती है। और जब युवा राजनीति में आते हैं तो ही परिवर्तन होता है। युवा का बहुत जरूरी है, बहुत, क्योंकि उनके पास जो एनर्जी है वो, हमारी उम्र अगर 50 वर्ष हो गई है तो जो एनर्जी 30 साल की युवा में रहेगी वो हमारे पास नहीं रहेगी। देखिए, मोदी जी जैसे लोग बिरले होते हैं। अच्छा। उनको छोड़ दीजिए कि आज युवा भी उनके सामने फेल हैं। इतना मेहनत करते हैं भाई। आज 11 वर्ष में उनके 11 वर्ष हो चुके हैं और भाजपा 11 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके हर जिले में जा रही है। आपने देखा होगा, है ना। मैं भी एक जिले में गया था तो एक पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि भाई, जब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्या है? सही बात। तो भाई हमने जवाब दिया कि ये बताइए, एक बच्चा भी 1 साल पढ़ाई करता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है ना भाई। तो हम तो 11 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि हम बता रहे हैं भाई हमने ये काम किया, हमारा रिपोर्ट कार्ड आप देखिए और आप बताइए और क्या कमी है, उसको और आने वाले समय में कम करेंगे। और मोदी जी तो 11 साल से अनवरत काम कर रहे हैं। उसके पहले 15 साल वो मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। 11 साल प्रधानमंत्री रहे तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, और 18 घंटे काम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आपको कहाँ मिलेगा जो रात को फ्लाइट में सोता है और सुबह दूसरे देश में जाकर अपना राजनीतिक और जो भी काम है वो काम को करता है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने ना कभी देखा है ना सुना है। भविष्य के बारे में तो नहीं कह सकते, बस इतना ही कहूँगा, न भूतो न भविष्यति, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं। चलो बहुत सुंदर सर। अच्छा, एक और ख़ास सवाल रहेगा सर, आप इतना कार्य करते हैं, परिसीमन भी होना है, तो अगर भविष्य में पार्टी आपको समझती है, पार्टी भरोसा जताती है, तो क्या विधायक के लिए लड़ना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ नेता नहीं होते, और हमारा हर कार्यकर्ता आपको इतना ही बोलेगा, पार्टी जो दायित्व देगी हम उसका निर्वहन करेंगे। पार्टी कहती है कि आपको यहाँ पे काम करना है, अभी देखिए हम पार्टी कहने पे काम कर रहे हैं। पार्टी का आदेश आता है आप यहाँ पे जाइए, ये काम करिए, हम लोग काम करते हैं और अनुशासन में रहते हैं।
तो अब विधायक बनना है, सांसद बनना है, हम पार्टी तो ये जान रहे हैं कि जब चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी कहीं भी जा सकता है। बस ये है, हमको ईमानदारी से काम करना है, जब पार्टी की नज़र पड़ेगी तो हमको कहीं ना कहीं उचित स्थान पे भेज देगी। चलो बहुत सुंदर सर, ये बहुत अच्छा लगता है सर मेरे को। ये मैं कितने भी बड़े नेता से भी पूछ लूँ, सबका कहना यही रहता है पार्टी जो चाहेगी वो होगा। तय अनुशासन है सर, ये अनुशासन है, संगठन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, जैसा संगठन तय करता है। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी सोच नहीं है, संगठन के आधार पर। अगर आप बड़े नेताओं के पास, जैसा आपने बताया, हमारे यहाँ आपसे मुख्यमंत्री जी भी कहीं बोलेंगे तो यही बोलेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एकदम छोटा सा कार्यकर्ता जी। तो हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ नेता की पद्धति नहीं है, वो कांग्रेस में होती है, जहाँ एक छोटा सा भी कार्यकर्ता स्वयंभू नेता होता है। हमारे यहाँ बड़े से भी नेता छोटे से कार्यकर्ता होते हैं। ये अनुशासन है सर, वही कारण है कि आज सबसे बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी भी। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, ये हमारे चैनल का खास कार्यक्रम रहता है, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ, ये सीजन 2 है। इससे पहले मंत्री जी से भी किया था, और वो आपके किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी। तो मैं तो उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने तो बहुत काम किया विपक्ष में। वो तो श्याम बिहारी जायसवाल जी बहुत ही मतलब प्लानिंग के साथ काम करते थे, बहुत एनर्जी थी जी, बहुत एनर्जी थी और बहुत तेज़ी से काम करते थे। कोरोना काल में भी वो हम लोग को बैठने नहीं दिए, जब कोरोना काल में भी हम लोग को बैठने नहीं दिए। वो लगातार वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जनता का काम करने के लिए हम लोग को प्रेरित करते रहे और ये बताते रहे कि हमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है। और हम लोग उस समय किसान मोर्चा में कोरोना काल में भी घर घर जाकर, और मेरा तो ऐसा विषय था कि आपको मैं बताता हूँ कि 3 साल कोरोना था और मैं कभी घर पे नहीं था 3 साल, और मैं 3 बार इन्फेक्टेड हुआ हर साल। मतलब कोविड पॉजिटिव 3 साल हुआ मैं, फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी। खुद से रिकवर करते थे? नहीं, एक बार तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था 18 दिन। बाकी 2 बार 15 दिन क्वारंटाइन होकर डॉक्टर के इलाज से ही ठीक हुआ सोचते, लेकिन 15 दिन मुझे अकेले क्वारंटाइन होकर रहना पड़ा था। तो उसका विषय ये था कि मैं लगातार जनता के बीच में रहा, कोविड में मैं कभी घर में नहीं रहा, और जहाँ पे भी जो आवश्यकता पड़ती रही, रात को उस समय ऐसी स्थिति आपसे बता दूं कि रात भर जगना पड़ता था। ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत मारामारी थी, रात को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलते थे। तो चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के बीच में काम करता हूँ, केवल मंच की राजनीति नहीं है मेरी, अगर आप देखेंगे तो जनता के लगातार फोन आते थे और पूरी रात जगना पड़ता था, और रात को उठ के हमको अस्पताल भी जाना पड़ता था। डर नहीं लगा 3 बार हुआ कुछ हो जाए? अब फैमिली भी है। अब उस समय एक जुनून था जनता की सेवा करने का, तो डर तो सबको लगता है, लेकिन वो जब हम निकलते थे तो हमको मतलब वो डर कहीं गायब हो जाता था, क्योंकि सामने हम उस समय देख रहे थे कि पल पल में लोग की मृत्यु हो रही थी, एकदम बहुत, एक घंटे 1.5 घंटे में, मतलब कई हमारे साथ रहने वाले। तो उस समय जितना भी मदद हम कर सकते थे, एक सीमा में रह के, एक दायरे में रह के, गाइडलाइंस जो भी WHO की थी उसका प्रिकॉशन करके। लेकिन कोविड ऐसी चीज़ थी कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेती थी। 3 बार हुआ, तो एक बार जरूर सीरियस, 2 बार फिर बढ़ रहे सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब तो सब वैक्सीनेशन हो चुका है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, सिंपल फ्लू और ये सब कुछ चीज़ें होंगी, तो वायरस भी अपडेट होता है तो वैक्सीन भी अपडेट करना पड़ता है। चलो बहुत सुंदर सर। तो सवाल वही है सर, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है सर? ये तो ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये तो बहुत बड़े संत महात्माओं की बड़ी सी चीज़ है, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि जीवन में आपको जो दायित्व मिला है, जो कार्य मिला है, चाहे वो परिवार के प्रति जिम्मेदारी हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे राजनीति के प्रति हो, उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तन्मयता से करना और आपसे जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखना, यही जीवन है मेरे हिसाब से। बाकी इसकी परिभाषा तो बहुत कठिन है जी। चलो बहुत बहुत सुंदर सर। तो यही कार्यक्रम है सर, हर किसी से अलग सुनने को मिलता है इसका आंसर। और एक और सवाल रहेगा सर, महिला सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, या उनके आत्मनिर्भरता पर, नारी शक्ति के लिए? देखिए, नारी शक्ति के लिए तो आपसे मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है। महिला स्व सहायता समूह का गठन करना, उन्हें व्यापार के लिए 10,000 रुपये देना कि आप छोटा मोटा काम चालू करिए। इसके बाद आज जितने भी काम हैं
वो महिला समूह को दी जाए, चाहे वो राशन दुकान की बात हो, चाहे और ठेकों की बात हो, महिला समूह को ये काम हमारी सरकार देने का काम कर रही है। अभी बहुत सारी योजनाएं आ रही जिसमें जो केवल महिला समूह के लिए है, तो नारी सशक्तिकरण का काम है। और छत्तीसगढ़ की सरकार में तो आपको बता दूं कि कोई बेटा भी अपनी माँ को हर महीने पैसा नहीं देता होगा, लेकिन माननीय विष्णुदेव जी ने 1,000 रुपये महीना छत्तीसगढ़ में 72 लाख महिलाओं को देने का काम कर रही है। और इससे ज़्यादा बात तो मैं और कुछ नहीं कह सकता कि जो काम बेटा नहीं कर पा रहे वो छत्तीसगढ़ का बेटा हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चलो अच्छा, एक और अंतिम सवाल रहेगा सर। आज आपको पूरा बिलासपुर वासी, आपके देवरी खुर्द, देश दुनिया से पूरे छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपका मैंने पहले भी कई इंटरव्यू आपके ट्यूब में देखा है। जब पहली बार आपसे मिला, मैंने आते आपसे क्या बोला कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं करके। तो टीजीबी चैनल एक अच्छा काम ये कर रही है कि लोगों की बात को जनता तक पहुंचाने का, और अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को शासन प्रशासन के संज्ञान में लाने का। तो कहीं न कहीं ये भी एक समाज सेवा का काम है। समाज सेवा के अलग अलग मायने रहते हैं, अलग अलग रूप रहते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। अगर आज कोई समस्या है, आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक जाता है, प्रशासन उस पर संज्ञान लेती है, तो संज्ञान लेने के बाद उस पर काम होता है, वो भी एक समाज सेवा काम है। तो आपके टीजीबी चैनल का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। कम से कम आपने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी अपने चैनल में एक समय और एक जगह दिया। और सभी मैं अपने जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन हैं, सब ला मैं निवेदन करता हूँ कि ये चैनल ला जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और आप मन ले जाना कि हमारे समाज सेवा के काम चैनल के द्वारा भी हो सकते। आप मन ला देखिए, आप मन के समस्या ला अपन यूट्यूब द्वारा हमारे भाई ला भेज सकत है। उमन ओखर में संज्ञान लेके कोनो इंटरव्यू ले ही और ओखर बाद शासन प्रशासन ओमा ध्यान दे। तो आप सबो जन टीजीबी चैनल ला सब्सक्राइब करा और हमारे भैया ला भी धन्यवाद देवा। और ये बहुत अच्छा भैया है, बहुत सारे इंटरव्यू देख डाले हम मन के। तो इतना कह के मैं अपन बात ला रखता हूँ। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़ माता री। चलो बहुत अच्छा लगी भी आप मन से भी बात करके, अपन इतना कीमती समय दे खर पर बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मोर सौभाग्य आप मन आया, बहुत बहुत धन्यवाद है। जी पुनः धन्यवाद भैया। सबसे खास बात ये लगी, चलो इंटरव्यू तो देखता हो आप मन मोर बहुत अच्छा लगी। तो संगवारी हो, अभी हमारे बीच रही से देवरी खुद से बीपी सिंह भैया, जिनका पूरा नाम है भारतेंद्र प्रताप सिंह। बहुत अच्छा काम करे थे भैया जो है, खर पूरा जीवन के बारे में आज जाने, कौन कौन सा योगदान करे वो भी देखें। अगर युवा पीढ़ी के जो इंटरव्यू आज देखा थे, तो अगर उमन राजनीति माना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और मिलबो एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहो टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। जय श्री राम।